हमारी ये पृथ्वी हमारी एक जानी पहचानी जगह है जहां पर हम रहते हैं, अपने जैसे संतति को जन्म देते हैं और मानव विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहां हम चारों तरफ बहते झरने, नदियां और समुद्र को देखते हैं, तो वहीं आज हम पाते हैं कि हमारी इस पृथ्वी पर डायनासोर जैसे बड़े और खतरनाक जीव जीवित नहीं हैं। हमारा मानना है कि करोड़ों साल पहले किसी उल्का पिंड के टकराने से हमारी धरती पर रहने वाले सबसे बड़े जीव का सफाया हो गया था। हमारा मानना है कि हमारे इस ब्रह्मांड में, जिसमें हमारी धरती भी शामिल है, अभी तक की खोज के अनुसार जीवन से परिपूर्ण जगह इसके अलावा ब्रह्मांड में कोई नहीं है। लेकिन क्या ये संभावना नहीं बनती है कि हमारी जैसी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में और भी हो सकती है? क्या इस बात की संभावना नहीं बनती कि जितना बड़ा हमें ये यूनिवर्स दिखाई देता है, क्या ये उतना ही बड़ा है, या इससे बाहर बहुत सारे यूनिवर्स भी हो सकते हैं? जिस तरीके से हमारे ब्रेन में 100 अरब के आसपास न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, तो वहीं हमारी आकाश गंगा में 100 अरब के आसपास ही स्टार पाए जाते हैं। वहीं हमारे इस यूनिवर्स में हमारा ये भी मानना है कि यहाँ पर करीब 100 अरब से ज्यादा आकाश गंगाएं मौजूद हैं। तो इस बात की संभावना भी बनती है कि अगर हम एक कदम आगे और बढ़ें और ये सोचें कि इस ब्रह्मांड के बाहर भी कोई एक ऐसा ब्रह्मांड उपस्थित है जिसमें 100 अरब के आसपास ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हो, तो हो सकता है कि उस ब्रह्मांड के बाहर भी कोई ऐसा ब्रह्मांड हो जिसमें 100 अरब से भी ज्यादा ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हो। ये कल्पना शक्ति की ऐसी उड़ान है जो कभी भी खत्म नहीं होती। ये ऐसी उड़ान है जिसमें उड़ने पर लगातार हम ब्रह्मांड पर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड पर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड पर ब्रह्मांड पाते जाएंगे। इस बात की भी संभावनाएं बनती है कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी दूसरा ब्रह्मांड उपस्थित हो सकता है। क्या सच में हमारे ब्रह्मांड के बाहर दूसरा ब्रह्मांड उपस्थित हो सकता है? अब यहाँ पर हम कुछ वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा सच में हो सकता है। हमारे इस ब्रह्मांड में हो सकता है कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हो, तो वहीं इस ब्रह्मांड के बाहर किसी दूसरे ब्रह्मांड में स्थित दूसरी पृथ्वी पर हम कई हजार साल आगे हों। हो सकता है कि दूसरे ब्रह्मांड में हम 1000 साल पीछे हो। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं। जब हम संभावनाओं पर बात करते हैं तब ध्यान आता है कि शायद मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं। जीवन में कई बार हमें खुद को ऐसा फील होता है कि हम जैसे हैं हमें वैसा नहीं होना चाहिए। हम अपने आप को बदलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, कोई है जो बहुत कम बोलता है, इस वजह से उसके बहुत ही कम दोस्त हैं और वो बहुत ही संकोची स्वभाव का भी है। इसी वजह से वो जल्दी से हर किसी से घुल मिल नहीं पाता और इस वजह से वो लोगों के बीच में होते हुए भी नहीं होता है। अब जैसे कि कुछ लोगों के बीच में वो बैठा है तो किसी को भी उसके वहां बैठे होने का एहसास ही नहीं होता, और अगर वो वहां पर ना बैठा हो तब भी किसी को उसके वहां नहीं होने का कोई एहसास नहीं होता। वहीं इसकी दूसरी तरफ मेरा एक दोस्त है जिसमें काफी एनर्जी है, वो बहुत ही फ्रैंक है, वो हर कहीं हर किसी से बहुत ही जल्दी घुल मिल जाता है। इस कारण से वो जहां भी जाता है वहां पर अपना रंग छोड़ देता है। जिस जगह पर वो बैठता है उस जगह पर लोग उसके आसपास बैठ जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई हमें भी ना इसी तरीके से बिहेव करना चाहिए ताकि लोगों को हमारी इंपॉर्टेंस का पता चल सके, और हम ठीक करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नेचर है आपका, आप उस नेचर को नहीं बदल पा रहे हैं। तब हम कई बार सोचते हैं कि काश मेरा कोई ऐसा रूप होता जो फ्रैंक होता, किसी से भी बोल पाता, झिझक नहीं होती, दोस्तों के बीच में मतलब हम ग्रुप की जान होते। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि शायद कोई दूसरा ब्रह्मांड हो जहां पर आप सबके चहेते हो, आपके बहुत सारे दोस्त हो और आप सबसे बहुत जल्दी ही घुल मिल जाते हो। तो हो सकता है कि ये आपके ख्याली पुलाव है जो सिर्फ आप अपने दिमाग में सोचते हैं। अब मुझे यहाँ लगता है कि मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, यूनिक हूँ, मेरे जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन मॉडर्न साइंस के साइंटिस्ट का मानना है कि मेरा दूसरा रूप हो सकता है जो मुझसे पूरी तरह से अलग भी हो सकता है और बिल्कुल मेरे जैसा भी हो सकता है।
भले ही ये बात असंभव लगती हो, लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट का मानना है कि एक ब्रह्मांड से ज्यादा ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं। हमारे एक से ज्यादा रूप हो सकते हैं जो अलग अलग जगह पर अलग अलग ब्रह्मांड में उपस्थित हो सकते हैं, जिनकी प्रकृति, रूप, रंग, आकार अलग अलग हो सकते हैं। मल्टीवर्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसे हम गणित के कुछ नंबरों के साथ खेलकर आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हम 1, 2 और 3 ऐसे 3 नंबर लेते हैं। अब हम इन्हें एक पैटर्न में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में 1, 2, 3 इस तरह से हम इन्हें एडजस्ट करते हैं। सेकेंड टाइम हम 1, 3, 2 इस तरह से इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम 3, 2, 1 बना सकते हैं, 3, 1, 2 बना सकते हैं, 2, 1, 3 और 2, 3, 1 भी बना सकते हैं। तो हम इन नंबर्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न में लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तब हमें पहले लिखे जा चुके 6 पैटर्न ही फिर से रिपीट होते दिखाई देंगे। तो नंबरों के इस खेल की वजह से ही वैज्ञानिकों का मानना है कि मल्टीवर्स सच में होते हैं और ठीक हमारे जैसे ब्रह्मांड बहुत सारे हो सकते हैं। गणित का ये खेल बड़ा ही मजेदार है। हमें ये खेल बहुत ही आसान भी लगता हो, लेकिन इस खेल ने हमें बड़ी आसानी से ये समझा दिया कि गणित में पाए जाने वाले नंबर्स के निश्चित पैटर्न एक निश्चित संख्या में ही अलग अलग तरीके से लिखे जा सकते हैं। इसके बाद ये पैटर्न अपने आप को दोहराने लगते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारी पृथ्वी, हमारी आकाशगंगा, हमारा ये ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के बाहर उपस्थित और दूसरे ब्रह्मांड एक निश्चित पैटर्न के बाद फिर से अपने आप को रिपीट करने लगते हैं, जिससे इस बात की स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बनती है कि एक से ज्यादा यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये सुनने में काफी आसान लगता है, क्योंकि गणित की संख्याओं के इस पैटर्न से हम छोटी सी कक्षा से लेकर आज तक लगातार खेलते हुए आए हैं। लेकिन संख्याओं का, नंबर्स का ये खेल ही हमें इस बात के पक्के सबूत नहीं देता है कि मल्टीवर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। इसके लिए हमें कुछ वैज्ञानिक सबूत चाहिए, कुछ वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, जिसके बेस पर हम स्ट्रांगली साबित कर सके कि सच में मल्टीवर्स यानी कि बहुत सारे ब्रह्मांड जैसी कोई चीज भी होती है। गणित के पैटर्न पर वैज्ञानिक इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि जब हम अपने इस ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि ये ब्रह्मांड लगातार ही हर दिशा में फैलता जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये ब्रह्मांड इन्फिनिटी है। इस वजह से इस इन्फिनिटी ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की विश्वास नहीं करने जैसी कई सारी घटनाएं हो सकती हैं। ये घटना इस तरह से भी हो सकती है कि लगातार फैलते इस इन्फिनिटी ब्रह्मांड में कहीं किसी कोने में कोई दूसरा ही ब्रह्मांड जन्म ले रहा हो सकता है कि पहले से ही कोई और ब्रह्मांड उपस्थित हो और उस ब्रह्मांड की उपस्थिति की वजह से एक निश्चित पैटर्न बन रहा हो और वो निश्चित पैटर्न बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा हो। इस कारण से ये माना जा सकता है कि गणित की संख्याओं के इस मजेदार खेल की हेल्प से मल्टीवर्स थ्योरी को सही साबित करने की दिशा में हमारे द्वारा तय किया गया पहला मजबूत कदम हो सकता है। जिस तरह से हमने इन नंबर के पैटर्न बनाए हैं, ठीक इसी तरह से हमारा ये शरीर और हमारा ये ब्रह्मांड एटम्स के अनगिनत पैटर्न से मिलकर बना हुआ है, जो एक निश्चित पैटर्न में आपस में जुड़ करके हमारी जैसी शारीरिक संरचना को जन्म देते हैं। इस कारण से इस बात की संभावनाएं बनती हैं कि जिस पैटर्न से इस ब्रह्मांड को बनाने में एटम्स अरेंज है, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स मौजूद हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यदि सच में ऐसे पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं तो भाई वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? इसके जवाब में वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे पास जितने ज्यादा नंबर होंगे, हमें उतने ही कॉम्प्लेक्स अरेंज नंबर के पैटर्न्स मिलेंगे। ठीक उसी तरीके से अरबों की संख्या में मौजूद एटम्स भी एक बड़ी संख्या में अलग अलग तरह से अरेंज होते रहेंगे। जब हम इन एटम्स के निश्चित पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब हमें स्पेस में काफी दूर जाने के बाद ही हमें पहले पैटर्न जैसा ही कोई दूसरा पैटर्न रिपीट होता हुआ मिलेगा। लेकिन अब फिर से वही सवाल कि जब इस तरह के पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? तो इसका जवाब ये है कि जब 1920 के दशक में एडविन हबल ने अपने टेलीस्कोप से इस ब्रह्मांड पर नजर डाली तो उन्होंने देखा कि ये ब्रह्मांड एक जगह पर रुका हुआ नहीं है, ये लगातार फैल रहा है। इसे हबल जिस भी दिशा में देखते उन्हें दिखाई देता कि उनसे गैलेक्सीज बहुत तेजी से दूर जा रही है। वे जिस भी डायरेक्शन में देखते और जितनी ज्यादा दूरी तक देखते,
उन्हें गैलेक्सी उतनी ही तेजी से दूर जाती हुई दिखाई देती। हबल ने कहा कि ऐसा तब होता है जब ये माना जाए कि ब्रह्मांड फैल रहा है। बस यही कॉस्मिक होराइजन हमें अपनी एग्जैक्ट कॉपी से मिलने से रोकता है, क्योंकि हमसे जो चीज जितनी ज्यादा दूर होती है वो चीज हमारे से उतनी ही तेजी से दूर जाती हुई दिखाई देती है। एक समय ऐसा भी आता है कि ये दूरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमें दिखाई देने वाली गैलेक्सी लाइट की स्पीड से दूर जाते हुए दिखाई देने लगती है। ऐसी सिचुएशन में हम किसी भी तरह से अपनी कॉपी से मिल नहीं सकते और ना ही उससे इंटरैक्ट कर सकते हैं और ना ही उन्हें कोई मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब हम अपनी एग्जैक्ट कॉपी से मिल ही नहीं सकते, उसे देख ही नहीं सकते और उसे कोई मैसेज ही नहीं भेज सकते, तो हम कैसे विश्वास करें कि मल्टीवर्स जैसी कोई चीज भी होती है। तो अपने जैसे यूनिवर्स से मिलने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लेना होगा। क्वांटम मैकेनिक्स ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी है। ये अभी तक का सबसे मजबूत और सफल सिद्धांत माना जाता है। इस क्वांटम मैकेनिक्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिस इक्वेशन पर चलते हैं उसे हम श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन ही हमें बताता है कि हमें बनाने वाले ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक ही समय में एक से ज्यादा जगह पर उपस्थित हो सकते हैं। श्रोडिंगर की इन इक्वेशन से हमें पता चलता है कि हमें बनाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में हमें तब तक सही जानकारी नहीं मिलती है जब तक हम उसे देख नहीं रहे होते हैं। यानी इससे पहले ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोबेबिलिटी की दुनिया में खोए रहते हैं, जहां पर ये एक ही समय में बहुत सारी जगह पर उपस्थित हो सकते हैं। इसी के साथ श्रोडिंगर ने यह भी कहा कि एक ही समय में एक ही जगह पर एक से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी उपस्थित हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि श्रोडिंगर की ये इक्वेशन माइक्रोकॉस्मिक वर्ल्ड में ही एडजस्ट करती है, तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि श्रोडिंगर की इक्वेशन में सब एटॉमिक पार्टिकल्स का ये व्यवहार माइक्रोकॉस्मिक वर्ल्ड के साथ साथ हमारे इस यूनिवर्स पर भी ठीक उसी तरह से काम करते हैं। श्रोडिंगर की इक्वेशन की इस बात को समझने के लिए हम एक बहुत ही आसान प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां जाकर आप अपनी मनपसंद डिश का ऑर्डर करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर श्रोडिंगर की इक्वेशन को अप्लाई करें तब इसका रिजल्ट बहुत ही मजेदार होता है। जैसे ही हमारे द्वारा मंगवाई गई डिश तैयार होकर हमारे सामने लाकर रखी जाती है, तब वो ढकी होती है। जब तक वो डिश ढकी हुई है तब तक इस बात की संभावनाएं बनती है कि उस ढक्कन के नीचे उस रेस्टोरेंट में मिलने वाली हर वो डिश मौजूद हो सकती है जिसे हम ऑर्डर देकर मंगवा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम ढक्कन को हटाते हैं तभी हमें सच्चाई का पता चलता है कि रियलिटी में उस ढक्कन के नीचे कौन सी डिश मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि जब उस ढक्कन के नीचे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज यानी कि संभावनाओं वाली डिश मौजूद हो सकती है, तब ढक्कन हटाने के बाद हमें वो डिश ही क्यों मिलती है जिसका हमने ऑर्डर दिया है, और इसकी जगह कोई और डिश क्यों नहीं मिलती है? इस सवाल का जवाब देते हुए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब हम उस चीज को देख नहीं रहे होते हैं तब उस ढक्कन के नीचे हर एक पॉसिबिलिटी वाली डिश हर समय मौजूद होती है। लेकिन जैसे ही हम उस ढक्कन को हटाते हैं तभी प्रकृति को कोई एक फैसला लेना पड़ता है और वहां पर हमारे ऑब्जर्वेशंस की जैसी ही डिश रखनी पड़ती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार ये संभावनाएं गलत है, रॉन्ग है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो इसे इस तरीके से कहा जा सकता है कि जब ढक्कन के नीचे कोई डिश होती है तब उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। ऐसी सिचुएशन में वे सभी पॉसिबल डिश दूसरे ब्रह्मांड में एक रियलिटी बन जाती है। इसका मतलब है कि अगर हम इस ब्रह्मांड में चिली पनीर खा रहे हैं तो हो सकता है कि दूसरे ब्रह्मांड में हम दूसरी डिश खा रहे हो, तीसरे ब्रह्मांड में हमारी पॉसिबिलिटी से जुड़ी हुई तीसरी डिश खा रहे हो। इस तरह से हर वो पॉसिबल डिश जो हम मंगवा सकते हैं वो दूसरे पॉसिबल ब्रह्मांड में एक रियलिटी में बदल जाती है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स की इस पॉसिबिलिटी को सच मान लिया जाए तब तो ये कमाल हो गया, क्योंकि इस ब्रह्मांड में यदि हमारे साथ कुछ होता है तो इस बात की पूरी संभावनाएं बनती हैं कि किसी दूसरे ब्रह्मांड में उपस्थित हमारे ट्विंस के साथ बिल्कुल विपरीत तो हो ही रहा होगा। ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेट रियलिटी हमारे से कई लाइट ईयर दूर हो, ये हमारे जस्ट पास में भी हो सकती है। अगर ये माना जाए कि क्वांटम मैकेनिक्स की प्रिंसिपल सही है तो इसका मतलब है कि आप, मैं और हम
हम सभी काउंटलेस ऑल्टरनेट ईगोज का ही एक कलेक्शन है और ये लगातार स्ट्रगल करते रहते हैं। हमारे अंदर चलने वाली इस लड़ाई का हमें कभी पता ही नहीं चल पाता है। शायद किसी खास पल में हमारा एक ही रूप सच होता है और उसे हम देख पाते हैं, बाकी सब हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन क्या ये सच है? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें दिखाई देने वाला हमारा ये रूप पूरी तरह से एक भ्रम हो। क्वांटम फिजिशिएट मानते हैं कि हमारे काउंटलेस वर्जन हमारे पैरेलल यूनिवर्स में हर समय मौजूद रहते हैं और ये हमारी ही तरह सपने भी देखते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ये ब्रह्मांड बिल्कुल टीवी में दिखाई देने वाले कार्टून जैसा ही है, जिसे हम सच मान लेते हैं। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि दूर से देखने पर ये कार्टून हमें सिंगल ऑब्जेक्ट जैसे नजर आते हैं, जबकि ये बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बने होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हर एक नजर नहीं आने वाली चीज अपने पैरेलल यूनिवर्स में हर संभव जगह पर मौजूद हो सकती है। पैरेलल यूनिवर्स में मौजूद ये दिखाई नहीं देने वाली चीजें अपने यूनिवर्स में एक रियलिटी होती है। हमारे नजरिए से हम जिसे देखते हैं उसे ही सच मान लेते हैं और उसे ही अस्तित्व में भी मान लेते हैं। लेकिन दिखाई देने वाली हर चीज सच हो जरूरी तो नहीं है। ये एक धोखा भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ उसका ही वजूद है, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसका वजूद नहीं है। जबकि सच तो ये है कि जो दिखाई दे रहा है उसका भी वजूद है और जो नहीं दिखाई दे रहा है उसका भी वजूद है। इसलिए हम अपनी ऑब्जर्वेशन पर ही किसी चीज के अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। अगर हम सभी पैरेलल यूनिवर्स को एक साथ देख पाते तो हम देखते कि एक ही व्यक्ति के द्वारा किए गए काम को पैरेलल यूनिवर्स में स्थित उसकी काउंटलेस रियलिटी उसी काम को अलग अलग टाइम पर थोड़े अलग अलग जगह पर करती हुई दिखाई देगी। भले ही ये हमें एक छोटी सी बात लगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। जब हम इस बात को समय पर लागू करते हैं तो इसके नतीजे हर यूनिवर्स के लिए अलग अलग होते हैं। ये ठीक ऐसा है जैसे कि हो सकता है कि किसी पैरेलल यूनिवर्स में स्थित पृथ्वी पर अभी डायनासोर का ही युग चल रहा हो, तो वहीं ये भी हो सकता है कि किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में स्थित धरती पर अभी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति ही ना हुआ हो। या फिर ये भी तो हो सकता है कि किसी तीसरे पैरेलल यूनिवर्स में स्थित धरती पर अमेरिका ने अभी तक परमाणु बम बनाया ही ना हो। लेकिन अब सवाल भी ये आता है कि जब ऐसा होगा तब हम कैसे पता लगाएंगे कि दिखाई देने वाली यूनिवर्स ऑल्टरनेट रियलिटी है, क्योंकि ये तो उसी समय हमारी आंखों के सामने से गायब हो जाएंगे जब हम उसे देखेंगे। हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियम इलेक्ट्रॉन और एटम जैसी छोटी चीजों पर ही लागू होते हैं, लेकिन ये हमारे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में पाए जाने वाले बड़े पिंडों पर भी लागू होते हैं। ऐसा मानने में हमें थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस वजह से आज तक हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक से ज्यादा यूनिवर्स को मेजर नहीं कर पाए हैं। लेकिन अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिकों ने अपनी लेबोरेटरी में एक से ज्यादा यूनिवर्स को पहली बार एक्सपेरिमेंटली तौर पर देखने का दावा किया है। उन्होंने सिलिकॉन की बहुत छोटी चिप्स ली और इसके अंदर उन्होंने एक मेटल पैडल लगाया जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसी मेटल पैडल की सहायता से उन्होंने पैरेलल यूनिवर्स का पता लगाया है। इस प्रयोग को करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि किसी भी प्रोसेस को किसी भी तरह से मेजरमेंट नहीं किया जाए, क्योंकि मेजर करने पर क्वांटम वर्ल्ड की रियलिटी बदल जाती है। आज तक अगर हमने पैरेलल यूनिवर्स जैसे किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंट के तौर पर नहीं देखा है, तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि हम हर एक चीज को मेजर करना चाहते हैं। और जब किसी चीज को क्वांटम मैकेनिक्स के वर्ल्ड में मेजर किया जाता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। इसी वजह से इस मेटल पैडल को पूरे तरीके से आइसोलेशन में रखा गया और इसे बहुत ही कम तापमान पर भी रखा गया। इस प्रयोग के लिए डिल्यूजन रेफ्रिजरेटर को काम में लिया जाता है, जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस से काफी ज्यादा नीचे तक तापमान को नियंत्रित किया जाता है। 0 डिग्री से काफी ज्यादा नीचे टेम्परेचर पर ही क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़े हुए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। डिल्यूजन रेफ्रिजरेटर के इस मेटल पैडल पर एनर्जी के क्वांटम डाले जाते हैं। इस प्रयोग में वैज्ञानिक ये देखना चाहते थे कि क्या मेटल पैडल एनर्जी क्वांटम को लेगा या फिर उसे छोड़ देगा। इस बात की 50-50 संभावना थी कि एनर्जी क्वांटम को मेटल पैडल ले भी सकता है और छोड़ भी सकता है। लेकिन जब इस प्रयोग को शुरू किया गया तब इसके नतीजे बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले थे।
क्योंकि जहां पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि हो सकता है कि मैटर पैडल एक बार एनर्जी क्वांटम ले ले और एक बार नहीं ले, लेकिन यहां पर यह देखा गया कि एक ही समय में मेटल पैडल ने क्वांटम एनर्जी को ले भी लिया और उसे छोड़ भी दिया। इसका मतलब ये था कि मेटल पैडल उस सिचुएशन में था जब उसे एनर्जी के यूनिट मिल रही थी, तब भी वो काम कर रहा था, और जब उसे एनर्जी की एक यूनिट भी नहीं मिल रही थी तब भी वो काम कर रहा था। ये रियलिटी में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट था। मेटल पैडल दो सिचुएशंस के बीच में वाइब्रेशन करने लगा। जब उसे एनर्जी मिल रही थी तब भी वो करीब 600 करोड़ बार वाइब्रेशन कर रहा था, और जब उसे एनर्जी नहीं मिल रही थी तब भी वो करीब 600 करोड़ बार ही वाइब्रेशन कर रहा था। इस प्रयोग ने इस बात पर पक्की मुहर लगा दी कि क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल हमारे ब्रह्मांड में हर जगह पर काम करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो साबित हो गई कि क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल छोटे छोटे एटॉमिक पार्टिकल से लेकर के हमारे ब्रह्मांड के बड़े बड़े प्लैनेट और गैलेक्सी तक पर लागू होते हैं। इसका मतलब साफ है कि हमारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले प्लैनेट, गैलेक्सी जैसे बड़े ऑब्जेक्ट भी एक ही समय में कई जगह पर उपस्थित हो सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़ा ये एक्सपेरिमेंट एक से ज्यादा ब्रह्मांड जैसी थ्योरीज को सिद्ध करने की दिशा में वैज्ञानिकों का पहला कदम हो सकता है। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जिसके बारे में अधिकतर वैज्ञानिक सहमत दिखाई देते हैं, और उनका मानना है कि हमारे ही ब्रह्मांड में एक और ब्रह्मांड हमेशा उपस्थित रहता है। हमारा ये ब्रह्मांड एंटी मैटर से भरा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यदि मैटर और एंटी मैटर की एक छोटी सी बूंद भी आपस में टकरा जाए तो इससे इतना भयंकर विस्फोट होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के हिरोशिमा पर डाले गए परमाणु बम की विनाशक क्षमता इसके आगे कुछ भी नहीं होगी। यानी जिस दिन भी मैटर और एंटी मैटर की एक बूंद भी आपस में टकरा गई तो वो सब कुछ खत्म कर देगी। वो दिन हमारे लिए विनाश का दिन होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग के बाद अस्तित्व में आए इस ब्रह्मांड में बराबर मात्रा में मैटर और एंटी मैटर बना था। जब वैज्ञानिक इस बात की घोषणा करते हैं तब ये बात बहुत ही ज्यादा डरावनी हो जाती है। इसका साफ साफ मतलब है कि हो सकता है कि हमारे मैटर से भरे इस ब्रह्मांड का कोई दूसरा ट्विन हो सकता है। इस एंटी मैटर से भरा हुआ हमारा ये ब्रह्मांड मैटर से भरा हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी डरावनी बात यह है कि एंटी मैटर वाला वो ब्रह्मांड हमारी नजरों से गायब है। मैटर और एंटी मैटर की ये बात इसलिए सच लगती है क्योंकि वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट से ये बात सिद्ध हो चुकी है कि हर एक मैटर का एंटी मैटर होता है जिसका मास उसके पेरेंट्स पार्टिकल जैसा ही होता है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जब इसके एंटी पार्टिकल्स की बात की जाती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो एक बड़ा धमाका होता है। इस धमाके के बाद बहुत ही तेजी से बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब बिग बैंग के समय मैटर और एंटी मैटर दोनों ही बराबर मात्रा में बने थे तो आज हमें एंटी मैटर दिखाई क्यों नहीं देता है? एंटी मैटर से बना वो ब्रह्मांड कहां पर गायब हो गया है? जब हम इस बात पर बहस करते हैं कि बिग बैंग के समय बराबर मात्रा में मैटर और एंटी मैटर बने थे तो इस बात की संभावना भी बनती है कि हो सकता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में मैटर और एंटी मैटर के कुछ पार्टिकल्स आपस में टकरा गए हो और हमेशा के लिए खत्म हो गए हो। तो वहीं दूसरी संभावना ये भी बनती है कि शायद कुछ पार्टिकल्स अभी तक टकराए ना हो, वे अभी भी इस ब्रह्मांड में घूम रहे हो, या हो सकता है कि वे कभी भी टकरा सकते हैं और हमारे लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। एंटी मैटर का पता लगाने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बी फैक्टरिंग नाम का एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में एक 3 किलोमीटर लंबे पार्टिकल एक्सीलरेटर के द्वारा पार्टिकल्स की 2 बीम छोड़ी गई। इन्हें इतनी तेजी के साथ आपस में टकराया गया कि टक्कर के बाद बी मेसॉन नाम के 2 पार्टिकल बने। सबसे मजेदार बात यह थी इस एक्सपेरिमेंट की कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद यहाँ पर बने 2 बी मेसॉन के 2 एंटी बी मेसॉन पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट किया गया। ये दोनों पार्टिकल एक जैसे ही थे, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से पूरी तरह से अलग थी।
जब वैज्ञानिकों ने दोनों पार्टिकल्स के बीच अंतर ढूंढने की कोशिश की तो पाया कि एंटी मैटर पार्टिकल्स मैटर पार्टिकल्स की तुलना में तेजी से डिके हो जाता है। इस मामूली से फर्क से ये माना जा सकता है कि बिग बैंग के बाद इस ब्रह्मांड में एक नया ब्रह्मांड बन गया होगा। ये भी संभावना बनती है कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का ये मामूली अंतर ही इस बात का सबूत है कि हमारा ये ब्रह्मांड बचा हुआ है। अगर इन दोनों पार्टिकल्स के बीच इतना मामूली अंतर नहीं होता तो ये पार्टिकल सब कुछ अब तक खत्म कर चुके होते। एंटी मैटर मैटर की तुलना में थोड़ा जल्दी डिके हो जाता है, इस वजह से हमारे ब्रह्मांड में मैटर दिखाई देता है। लेकिन बिग बैंग के बाद बने मैटर और एंटी मैटर का ये बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। इस बात से एक बात तो साफ हो गई है कि हो सकता है कि एंटी मैटर का कोई ब्रह्मांड वजूद में ही नहीं है, लेकिन हमें मैटर जितनी मात्रा में दिखाई देता है ये शुरुआती ब्रह्मांड में बने मैटर का बहुत ही छोटा अंश है। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि सारा एंटी मैटर डिस्ट्रॉय हो गया है। क्या एंटी मैटर अभी भी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है? इस बात का पता लगाने के लिए मई 2011 में अमेरिका द्वारा एक स्पेस शटल के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पार्टिकल डिटेक्टर AMS पहुंचाया गया। इस पार्टिकल डिटेक्टर का काम यह है कि यह ब्रह्मांड में आने वाली उन कॉस्मिक रेस का पता लगाएगा जो बिग बैंग के बाद बनी थी। ये कॉस्मिक रेस उस समय की होंगी जब मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे को खत्म कर रहे होंगे। अगर ये पार्टिकल डिटेक्टर अंतरिक्ष में उन कॉस्मिक रेस का पता लगाने में कामयाब हो जाता है तो हमें इस बात के सबूत भी मिल जाएंगे कि शुरुआती ब्रह्मांड में किस तरह से मैटर और एंटी मैटर आपस में रिएक्ट कर रहे थे। मल्टीवर्स से जुड़े ऐसे बहुत सारे सवाल आज भी हमारे पास उपस्थित है जो लगातार जवाब का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे पास इस बात के पक्के सबूत नहीं है जिससे हम ये कह सके कि हमारे इस ब्रह्मांड के अलावा भी बहुत सारे ब्रह्मांड उपस्थित है। अगर किसी दिन हम अपने ब्रह्मांड के अलावा किसी दूसरे ब्रह्मांड का पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें इस बात के भी पक्के सबूत मिल जाएंगे कि इस ब्रह्मांड का जन्म कैसे और क्यों हुआ। हमारा ये ब्रह्मांड चारों तरफ से एक जैसा ही दिखाई देता है। इस ब्रह्मांड में हम जितनी ज्यादा गहराई तक इसे देखने की कोशिश करते हैं ये हमें वहां तक एक जैसा ही नजर आता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये ब्रह्मांड हमें हर तरफ और हर गहराई में एक जैसा नजर क्यों आता है? क्योंकि अगर ये माना जाए कि बिग बैंग में हुए भयंकर विस्फोट के बाद इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ है तो ये हर दिशा में और हर दूरी तक एक जैसा नहीं हो सकता। फिजिक्स का मानना है कि हमारा ये ब्रह्मांड बिग बैंग की घटना से बना है। बिग बैंग की यह घटना एक बहुत ही छोटे से पार्टिकल यानी चीनी के दाने के बराबर के पार्टिकल में विस्फोट होने के बाद बना है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे आसपास पाए जाने वाले गैलेक्सी को बनाने के लिए कम से कम 10 टन से लेकर 385 टन तक की हाई एनर्जी वाला विस्फोटक पदार्थ चाहिए जिससे कई करोड़ों अरबों गुना मैटर बन सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में बिग बैंग के बाद इन्फ्लेशन की प्रोसेस शुरू हुई थी जिसकी वजह से छोटे से चीनी के दाने के जितने पार्टिकल्स ने इतने बड़े ब्रह्मांड को बना दिया। लेकिन इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो अगर शुरू हो जाए तो वो कभी रुक ही नहीं सकती। इस वजह से कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्फ्लेशन की प्रोसेस हमारे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं अभी भी चल रही होगी। हमारे इस ब्रह्मांड के जिस भी हिस्से में इन्फ्लेशन की प्रोसेस चलती है वहां से ब्रह्मांड फैलकर एक बड़ा गुब्बारा बन जाता होगा। इस तरह से इस बात की संभावनाएं बनती है कि इन्फ्लेशन की इस प्रोसेस की वजह से हमारे ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मांड लगातार बन रहे होंगे। सच्चाई क्या है ये तो हम आज भी नहीं जानते हैं, लेकिन लगातार बढ़ते मानव के कदम और उसकी वैज्ञानिक उन्नति के आधार पर हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर हमारे ब्रह्मांड के बाहर या फिर हमारे ब्रह्मांड के अंदर कोई और भी ब्रह्मांड मौजूद है तो हम उसका पता लगा ही लेंगे। वो दिन बहुत ही ज्यादा रोमांचकारी होगा जब हमारे वैज्ञानिक इस बात की घोषणा करेंगे कि उन्हें हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी किसी दूसरे ब्रह्मांड के सबूत मिल चुके हैं। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन विज्ञान में कुछ सवाल जो कई 100 सालों से लगातार जवाब का इंतजार कर रहे हैं
तो उनका जवाब हमें मिल सकेगा जब हमें हमारे ब्रह्मांड के अलावा किसी और ब्रह्मांड के सबूत मिल जाएंगे। तब इस सवाल का जवाब तो हमें आसानी से मिल ही जाएगा कि हमारा ये ब्रह्मांड क्यों बना था और कैसे बना था।